जैसे अभी एक सोशल मीडिया पे खासकर बड़ा सवाल चल रहा है, जैसे ये खासकर जो मैंने पहले भी वो बोला, मुस्कान जैसे 3-4 केसेस अब रिसेंटली लगातार हुए हैं, मतलब एक कॉन्टिन्यूस टाइम में हुए हैं। तो एक डिस्कशन एक तरफ से ये चल रहा है लड़कों की तरफ से कि पूरा मर्द जात खौफ में है, और वहीं और जो फीमेल का कंसेप्शन ये है, उनका कमेंट्स ये रहता है कि भाई हमारे साथ तो कई सालों से ये चीज़ें होती आ रही हैं, तो हम इसमें कैसे इसको लाइक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि अब चीज़ें बहुत बेहतर हैं औरतों को लेके, या मर्द, मतलब औरतों या जो भी चीज़, जैसे कास्ट के ऊपर आप जाइए, एसटी एससी या और जो कास्ट हैं उनको लेकर भी जाइए, अब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पर एक ज़माने में बहुत बुरा हुआ है। तो दोस्तों, आज यंग माइंड्स का पहला हमारा पॉडकास्ट है और जिसमें मेरा नाम है श्वेता रघुवंशी और मैं आज की होस्ट हूं, और हमारे साथ एक और हमारे होस्ट हैं सचिन प्रताप जी। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और इस पहले पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मेघा राजपूत जी, जो कि एक बहुत ही अच्छी लेखिका हैं और बहुत ही अच्छा ये लिखती हैं। और आगे आगे जैसे पॉडकास्ट बढ़ता जाएगा आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। मैं बस इनका इतना ही इंट्रो देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा लिखती हैं, एक बहुत बहुत अच्छी लेखिका हैं। बाकी आप धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी कि ये एक माँ भी हैं, एक पत्नी भी हैं, और बहुत सारे रिश्ते जो इनके जीवन में महत्वपूर्ण हैं। तो उन सारे रिश्तों के बारे में हम आज इनसे बात करेंगे। तो मेघा जी, आपकी अभी जो बुक आई है वो बेरंग सा लड़का, तो इस बुक की इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? और ये जो बुक है वो मतलब आपने किसके लिए लिखी है? क्योंकि जब भी हम कोई बुक लिखते हैं तो हमें एक इंस्पिरेशन भी होती है और एक कोई होता है हमारी लाइफ में जिसके लिए हम ये सारी पोइट्री लिखते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन था जिसके लिए आपने इतना मतलब इतनी सारी आपने पोइट्री लिखी? एक्चुअली मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आपने जैसा कि पूछा कि जो बुक मैंने लिखी है वो बेरंग सा लड़का, वो एक काव्य संग्रह है और यंग माइंड पब्लिकेशन द्वारा ही उसे पब्लिश किया गया है। उसमें मैं बचपन से लिखती हूँ, जब से लिखना सीखा शायद तब से। तो उसमें कब से जो लिखना सीखा? जब से ABCD लिखना सीखा। मतलब आप बचपन से ही पोएट्री लिखती हैं जब 3 साल 4 साल की थी? हाँ, लिखती होंगी, उस एज के हिसाब से लिखती होंगी, उस एज में जो लिखा जाता है। नहीं मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि पोइट्री जब भी आप लिखते हो तो आप तभी लिख सकते हो उस चीज़ को जब आप मतलब उसमें आप आ जाओ कि हाँ आप चीज़ों को समझने लगो। जैसे कि कई लोग प्यार के ऊपर लिखते हैं, तो आप बचपन में ही कोई पोइट्री प्यार के ऊपर नहीं लिख सकते ना, उसके लिए आपको एक चाहिए कि हाँ आप आहा टमाटर तो लिखा जा सकता है ना। हाँ आहा टमाटर तो लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर सुनेगा कौन? आप आहा टमाटर को ना कोई मतलब नहीं, ये दर्द से नहीं जोड़ सकते ये ना। गलत बात है। अभी आप वो इनसाइट चेक करेंगे ना तो आहा टमाटर की बहुत ज़्यादा निकलेंगे। नहीं, आहा टमाटर एक गाना है, तो फिर ऐसे तो काला काला कुछ भी आप नहीं, तो गाना पर गाना और को लिखा तो लिरिक्स ही है, पहले वो एक कविता ही रही होगी, फिर उसको गाना बनाया गया। तो आप मतलब बचपन से ही किसी लिख रही 3 थी साल के बच्चे ने हो सकता कि है मतलब आहा आप टमाटर जैसे लिखा ही हो। आपका जन्म हुआ और मतलब आहा टमाटर लिखा। सिस्टर ने कहा कि एक लेखिका पैदा हुई है और आहा टमाटर लिखेंगी। नहीं, आहा टमाटर मैंने नहीं लिखा है, पर हो सकता है उस टाइम पे कुछ ऐसा लिखा हो, पर मम्मी पापा ने उसे संभाल के ना रखा हो, क्या पता आज हम पैसे छाप रहे होते ऐसे ही किसी कविता तो को। आपको जो इंस्पिरेशन मिली, मतलब आपने एक बुक लिखी है, तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और किस एज में आपको था कि हाँ आपको पोइट्री लिखना है? नहीं, मुझे ये पर्टिकुलर एज याद नहीं है कि किस एज में मैंने कविताएं लिखना शुरू किया, पर मैं बहुत पहले से लिखती हूँ, जब 8th-7th क्लास में थी तब से लिखती हूँ। और इस बुक में भी जो कविताएं हैं, बुक में जितनी भी कविताएं हैं वो लव पोएट्री हैं, सारे प्रेम पे आधारित कविताएं हैं। तो उनमें जो कविताएं हैं वो मैंने जो 18 साल में लिखी है वो कविता भी है, जो मैंने अब लिखी है वो भी है, शादी के पहले लिखी है वो भी है। तो उसमें जितनी भी कविताएं हैं वो सारी लव पोएट्री हैं और अलग अलग एज ड्यूरेशन, अलग अलग एज में लिखी है मैंने। बस जब मैं बुक पब्लिश करवाने के बारे में सोच रही थी तो मैंने सोचा कि बुक की थीम एक ही रखते हैं। अगर लव पोएट्री आप डाल रहे हो तो उसी
थीम पे जो पोएम्स मेरे पास हैं उनका कलेक्शन मैंने पब्लिश कराने के बारे में तो सोचा। आपने जैसे बताया कि आपने शादी से पहले पोइट्री लिखी है और वो सारी लव पोइट्री थी, तो क्या शादी से पहले आपका कोई बॉयफ्रेंड या कोई अफेयर, मतलब नॉर्मल है, सबका होता है, या किसी पे कोई इस क्रश? सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा यार? नहीं, बता सकते हैं। नहीं नहीं, इसको पास किया जाता है। मतलब था। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही तो हूँ आपने कि दर्द भरे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? नहीं, मतलब कोई क्रश? दर्द भरी कोई कविता दर्द भरी लिखी है, पर शादी के बाद ही लिखी है। दर्द भरी पहले नहीं लिखी। आपको लगता है कोई लड़का ऐसा क्या होगा? लगता है, मतलब शादी के बाद आपने दर्द भरा लिखा? हाँ, शादी इसका के बाद मतलब लिखी। ये ड्रम आपके घर में होगा फिर? तो मतलब आपका, हम ये आपने पास कर दिया कि आपका शादी से पहले कोई अफेयर नहीं था, मतलब ओए हेलो, अफेयर वर्ड तो बिल्कुल यूज नहीं करना। मतलब शादी से पहले, क्या शादी से पहले आपका कोई क्रश, हर इंसान का होता है हर लाइफ में कि हाँ हमारा कोई क्रश तो होता है, तो कोई ऐसा क्रश जो आपका था स्कूल टाइम में या कोई भी, तो मतलब उसके लिए आपने कुछ लिखा हो? हाँ। मैंने कहा ना, इन सारे सवालों को अरे यार, दिए जाएंगे। ये कैसा पॉडकास्ट? उसका तो बताइए। नहीं भाई, हैप्पीली मैरिड। घर में इतना क्यूट सा पति है, अच्छा, इतने क्यूट से दो बच्चे हैं। क्यों? ये सारे रायते नहीं फैलाने मेरे को। अच्छा, आपके बुक से आपकी फेवरेट कोई कविता ही सुना लीजिए, जो सबसे फेवरेट हो पूरे लाइफ की, जो आपको लग रहा हो कि आपने सबसे बेहतर अगर कुछ लिखा है तो वही लिखा है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो बेहतर लिखते हो वो आपका फेवरेट हो। मैं अपने हिसाब से तो होता है नहीं। कि हाँ भाई मुझे ये पसंद है जो मैंने अभी तक अच्छा और लिखा है। बेहतर के पैमाने अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे आपको एक कविता में जो तकनीकी चीज़ें होती जी। हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग बेहतर क्या है, या फिर उस पोएम में जो इमोशंस हैं उसके अकॉर्डिंग बेहतर क्या है, या फिर वो जिस इंसान के लिए आपने लिखी है उसके अकॉर्डिंग बेहतर क्या है। तो बेहतर की अगर इसको परिभाषा, ओवरऑल में अगर कंक्लूड कर दे, हाँ ओवरऑल, तो मैं वो कह रही हूँ कि बेहतर लिखी या नहीं लिखी वो तो मुझे नहीं पता, पर वो बेरंग सा लड़का मुझे बहुत पसंद है। तो अब बहुत, सुनाइए फिर उसे। सच में सुनाना है? तो आना और क्या आप जो धोखा है? एडिटिंग में मेहनत करवाएंगे मुझे, अब सुनाइए प्लीज। फिर से पूछ लीजिए, मैं सुना देती हूँ। तो आपने जो अभी तक का सबसे बेहतर पोएट्री आपके अकॉर्डिंग लिखा है, ओवरऑल जो भी जो आपको पसंद हो, कि आपको ये अच्छा लगता हो, वो अगर आप सुनाना चाहें तो सुनाइए। देखिए, बुक का टाइटल है वो बेरंग सा लड़का। जी। और मुझे आज तक जितने भी लोग मिले हैं, मैंने जब भी बुक, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी किताब का नाम क्या है, या फिर जिन्होंने पहले से किताब को देख रखा है, पढ़ रखा है, या उसके बारे में सुन रखा है, तो वो मुझसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि वो बेरंग सा लड़का, आपकी बुक का टाइटल बहुत ही खूबसूरत है और आकर्षित करने वाला है। जी। तो मेरी जो पसंदीदा कविता है उस किताब में से वो यही है, वो बेरंग सा लड़का। मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखी थी। वो बेरंग सा लड़का, वो बेरंग सा लड़का, मैं रंगों की शहज़ादी, वो थोड़ा कम सा बोलता और मैं बातों की आदी, वो दाल बाटी चूरमा का शौकीन, मैं चावल हूँ खाती, वो मुस्काता धीमे सा और मैं खिलखिलाकर हंसते जाती, वो बेरंग सा लड़का और मैं रंगों की शहज़ादी, वो मोहब्बत में ना पढ़ने वाला और मैं इश्क से महकती रात रानी की जैसी, वो किताबें पढ़ने वाला और मैं उसकी उंगलियों में पलटते पन्नों के जैसी, वो लड़कों के जैसा लड़का और मैं लड़की लड़कियों के जैसी, वो बेरंग सा लड़का और मैं रंगों की शहज़ादी। कि कोई भी जो एक आर्टिस्ट होता है, आपने देखा होगा कि कोई आर्टिस्ट होता है ना, वो प्रेम को बहुत अच्छे से समझता है ना, कि मैंने एक देखा है कि जो भी आर्टिस्ट होता है, कोई पोइट्री लिखे या कोई लिखे, तो प्रेम को बहुत अच्छे से वो लोग समझते हैं, प्यार को। तो आपके लिए प्यार क्या है, मतलब आप कैसे, अगर प्यार को डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे करेंगी? प्यार, प्रेम को आप ईश्वर से तुलना कर सकते हो, या फिर ईश्वर सिर्फ भगवान की मूर्ति या मंदिर जाना, या आपके घर में जो चीज़ें हैं, मंदिर जो भी है वो नहीं है, मतलब सिर्फ वही नहीं है। आप डिवोशन को मान सकते हैं कि जो चीज़ करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, या जो चीज़ जब उस चीज़ में आप होते हो तो दुनिया भर की चीज़ें भूल जाते हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में वो भूल जाते हो, या जो भी आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं, जो कुछ भी है
वो सारी चीज़ें भूल जाते हो। उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप प्रेम में होते हो या प्यार में होते हो तो एक अलग ही दुनिया में होते हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ सिर्फ इंसान से नहीं, आपके घर में पेट्स हैं या आपको आपके काम से प्यार है या किसी भी और चीज़ से प्यार है, जो भी आप करते हो, तो प्यार एक भावना है जो किसी के साथ भी हो सकता है। आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके मदर फादर के साथ हो सकता है, पार्टनर के साथ, किस दोस्त के साथ, किसी के साथ भी। तो जिस चीज़ में आपको बहुत अच्छा लगता है और सारी चीज़ें आप भूल जाते हो, अपने दुख दर्द परेशानियाँ, उसको आप कह सकते हो तो वो प्रेम है। तो मतलब आपने मतलब ऐसा मानते हैं कि प्यार किसी से भी हो सकता है, ठीक है, कि आपके पति से है या आपके बच्चों से है या किसी से भी है, तो क्या मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम क्या कि प्यार जो पति के लिए प्यार होता है वो अलग है, बच्चे के लिए जो प्यार है वो अलग है, या माँ बाप के लिए जो प्यार है वो अलग है? देखिए, प्यार तो एक ही जैसा होता है, पर उस प्यार में आप क्या चीज़ें सामने वाले के लिए कर रहे हो, जिससे आपको प्यार है, जिससे आपको प्रेम है, उसके लिए जो चीज़ें करो वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो चीज़ें अलग अलग कर सकते हो। बट वो जो एक भावना होती है प्रेम की, वो मुझे लगता है कि एक ही होती है। आप किसी के लिए भी करो, बस उसमें आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो माँ के लिए जो चीज़ें करोगे वो अलग करोगे। आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो तो जैसे कि आप मानती हैं कि मतलब लोगों के बीच में प्यार होता है, कपल्स के बीच में प्यार होता है, तो आज की जो जनरेशन है, आज की हमारी जो जनरेशन है, हर इंसान अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा है। आजकल लव मैरिज ज़्यादा हो रही है, अरेंज मैरिज बहुत कम ही हो रही है, या अरेंज मैरिज भी अगर हमारी हो रही है तो हमारे माँ बाप हमसे पूछ के ही उस बंदे को सिलेक्ट कर रहे हैं या बंदी को कर रहे हैं। तो इतना सब होने के बाद कि सब हमारी मर्ज़ी से हो रहा है, हम लव मैरिज कर रहे हैं, फिर भी आज की जो डेट है, आज का मतलब आज का जो समय है, इसमें इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों हो रहे हैं? मतलब आप क्या ऐसी चीज़ आप मानती हैं कि नहीं ये चीज़ मिस है जिसकी वजह से लोग अफेयर कर लेते हैं शादी के बाद भी? मतलब क्या है इसका रीज़न क्या है? इस चीज़ से, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि लोगों के ना जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं पहले की अपेक्षा। हाँ, हो सकता कि पहले समाज का प्रेशर इतना होता था कि हम उन वैल्यूज़ को फॉलो करते थे, हम अंदर से करना चाहें या ना करना चाहें पर फिर भी हम फॉलो करते हैं। अब लोगों को अपने राइट्स के बारे में इतना पता है, लड़कियां अपने राइट्स के बारे में जानती हैं, लड़के भी जानते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। तो इस वजह से भी हो सकता कि सेपरेशन बढ़ रहे हैं। और ओशो ने को मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा था कि परिचय प्रेम को कम करता है। मतलब आपको जो इंसान दूर से या जिससे आप मिल रहे हो वो प्रेम नहीं कह सकते या अट्रैक्शन या जो भी है उसको कम करता है। तो आप किसी इंसान से मिल रहे हो तो आपको जैसे वो पहली बार दिख रहा है या कुछ मुलाकात में जैसे दिख रहा है, वो वाला फील जब आप उसे बहुत ज़्यादा जानने लगते हो तो वो फीलिंग बदलने लगती है। तो वो फीलिंग बदलने के साथ साथ आपको एक्सेप्टेंस भी आपके अंदर बढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की 4 चीज़ें आपको पहले पता थी, अब आपको 40 चीज़ें पता है उसकी। ये ज़रूरी नहीं है कि उन 40 चीज़ों में वो 40 चीज़ें आज भी आपको पसंद है। तो रिलेशनशिप में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। आपके पार्टनर में या जो भी चीज़ें हैं आप उनको एक्सेप्ट करिए। जब आप एक दूसरे के साथ खुश होंगे उनकी कमियों और अच्छाइयों के साथ में, तो ऑब्वियसली बाहर या किसी और में खुशी या कुछ भी अपना ढूंढने की देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब मुझे जैसा लगता है कि मैंने ओशो को मैंने भी सुना है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा याद नहीं है मुझे कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते को बांधने के लिए, मान के चलिए कि जब मैं शादी करूंगी किसी इंसान से तो मैं सारी चीज़ें उसमें देखूंगी कि मान के चलिए मेरी अगर लव मैरिज है तो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं कि उसके पास पैसा भी होना चाहिए, वो अच्छा भी दिखना चाहिए, या वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ें उस इंसान में देख ली हैं, देन मैंने उससे शादी करी है। अब आपको नहीं लगता कि ये जो सारी चीज़ें हैं कि अच्छा दिखना, पैसा, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एक टाइम के बाद फेड आउट हो जाएगा, ये रहेगा, लेकिन आपको पता है ये जो सारी चीज़ें होती हैं कि मान के चलिए मैंने एक आईफोन ख़रीदा है, मुझे वो 1 महीने तक ही अट्रैक्ट करेगा या 1 महीने तक ही मैं उसके साथ खुश रहूँगी, 1 महीने के बाद मुझे वो बोर करने लगेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक टाइम के बाद फेड आउट हो जाती हैं, लेकिन जो
अगर आपके रिलेशनशिप में अगर प्यार है, अगर आपके रिश्ते में प्यार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्यार है वही चीज़ है जो आपको उस इंसान से बांध के रखती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज की जो टाइम है इसमें लोगों के बीच में वो बॉन्ड ही मिसिंग है, कि जो बॉन्ड आपको सालों तक खींच के रखेगा, जो और इतना मतलब अगर आपको जिस इंसान से प्यार है तो आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ें आपसे खुद करवा देगा, सारे एफर्ट्स खुद करवा देगा। आपने बोला कि अगर आप प्यार में हो तो आपका दिमाग चलते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जब आप प्यार में होते तो मैंने कहा ना एक्सेप्टेंस आता है, वो ऑटोमेटिकली आने लगता है। ये चीज़ें लेकिन आज ज़्यादा बदल रही हैं। मतलब अगर एक कुछ समय पहले तक देखोगे तो अब ये चीज़ें नहीं आती थी कभी सामने। अब इसका मतलब या तो सोशल मीडिया कारण हो सकता है जो हमें अब पता चल रहा है, या तो फिर ये चीज़ें अब सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा फैल रही हो। अभी एक रिसेंटली हमने जैसे केस देखा था मुस्कान वाला, उनका लव मैरिज हुआ था, उसके बाद उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, उसके बाद उन लोगों को वो ड्रम हुआ, जो भी चीज़ें हुई हैं। तो अब इसमें अंतर कहाँ पे, मतलब ऐसी दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं जो पहले और आज में इतना ज़्यादा अंतर हो गया है कि लोग अपने वैल्यूज़ भूल गए हैं, लोग रिश्तों को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस रिश्ते में वो प्यार की वजह से ही गए थे उसको ही दूसरे प्यार की वजह से उसको मार दे रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसे लगता है ना कि आज की जनरेशन में, मतलब जो हमारी जनरेशन है उनमें ना वो इतने संवेदनशील नहीं हो आप सिर्फ अपनी बातें बताना चाहते हो, मेरे ये अधिकार है, मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। बट सामने वाला क्या चाहता है, हम उसको, लड़का या लड़की, मैं दोनों केस में कह रही हूँ कि सामने वाला क्या चाहता है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, कि सिर्फ हमने बता दिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए। सामने वाले की क्या फीलिंग्स है, वो क्या चाहता है, वो कैसे फील करता है, हमें उसे भी सुनना चाहिए। तो रिश्ते में ये वही चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर प्यार होगा तो आप सुनोगे, अगर प्यार ही नहीं है, हमने किसी दूसरी चीज़ को अगर प्यार का नाम दे दिया है तो हम नहीं सुनेंगे। देखिए, सिर्फ दो इंसानों के बीच में प्यार ज़रूरी है, हर चीज़ में प्यार ज़रूरी है। आप अपने घर को बहुत खूबसूरत सजा के तभी रखोगे जब आपको उस घर से प्यार होगा। चीज़ें आपने देखा, बहुत सारी महिलाओं को पेड़ पौधों से, घर में गार्डनिंग करती हैं, एक पौधे को वो वैसे ही रखती हैं जैसे अपने बच्चे को रखती हैं। तो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो या कोई भी हो, प्यार है तो वो उसे बांध के या संभाल के रखेंगी। तो प्यार तो बेसिक चीज़ है। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप तो आप सोचिए ना, दो अनजान लोगों को एक जगह ला के बांध दिया जाता है, एक जगह ला के, और वो बॉन्ड 10, 20, 30 साल बाद ऐसे हो जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग वाला रिलेशनशिप कोई है, वो पति पत्नी का होता है। इवन हम अपने माता पिता से दूर हो जाते, भाई बहनों से दूर हो जाते, बच्चों से दूर हो जाते, पर पति पत्नी हमेशा साथ में रहते हैं। तो उनके बीच में प्यार होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान के चलिए, पहले जैसे कहा जाता था, हमें जैसे बताया जाता था, जैसे एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है, वो लड़का लड़की की नहीं, वो दो परिवारों की शादियाँ होती थी। तो क्या अभी वो रह गया है? आपको दिख रहा है कि वो बचा हुआ है? या देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं रह गया है। इवन मैंने देखा है, लोग जो बायोडेटा बनाते हैं शादी का, उसमें बाकायदा मेंशन करते हैं कि, मैंने बहुत जगह देखा है कि हम परिवार के साथ नहीं रहेंगे, हम न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे। लोग शादी से पहले, इस पे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने एक पोइट्री लिखी है कि एक कमरे का घर बनाना जिसमें कम हो मेहमानों का आना, तो वो मेहमान कौन से थे? वो मायके पक्ष के थे या वो ससुराल पक्ष के थे? वो मेहमान थे। परिवार एक अलग चीज़ है। और जब आप न्यूली मैरिड होते हो तो आपकी शादी हुई, तो बहुत कम ऐसा होता है कि आप सामने वाले परिवार से इतने अटैच होते हो। लड़की के नज़रिए से मैं बता रही हूँ कि उसको वक्त चाहिए सास ससुर को अपने माता पिता की जगह पे रखने के लिए। हम उस एज में होते हैं कि लड़का लड़की के बीच में अट्रैक्शन, प्यार जो भी होता है वो आ जाता है। तो शादी के बाद जब एक लड़की ससुराल में आती है तो वो अपने पति से तो प्रेम में होती है, तो वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं अपने पति के साथ बिताऊं। तो उस सिचुएशन में जो पेरेंट्स हैं, लड़के के पेरेंट्स हैं, या जिस भी परिवार में वो रहता है, उनको देना चाहिए कि वो वक्त दें, उन दोनों कपल को वक्त दें। एक जो सास ससुर होते हैं वो कभी नहीं बुरे बनना चाहती है, ना वो बुरे होते हैं। जो बहू होती है, जो बेटी होती है, जिस घर में जाती है, वो भी कभी बुरी नहीं होती है। बस क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं।
दोनों उस माहौल में एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम मैं बढ़ाती हूँ। जब आपको ये चीज़ आती है देखिए ना, ऐसा मानना है मेरा कि आपने जैसा बोला कि आजकल ना लोगों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी एज में हो, कि सबसे ज़्यादा ना लोगों को फ्रीडम मायने रखती है। और जब हम ऐसे किसी शादी, मतलब हमारे हमारे अगर फैमिली के साथ हमें रहना है शादी के बाद, तो वो जो फ्रीडम है शायद वो दोनों तरफ से नहीं मिल पाती है, कि ना बिल्कुल, सास बहू को दे पा रही, ना फ्रीडम बहू सास को बहू दे का। पा रही है। देखो, मैं आपको 2 उदाहरण बताती हूँ। एक तो मैं अपना उदाहरण बताती हूँ। मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सास है, वो वर्किंग है, ठीक है, पॉलिटिक्स में है, तो बहुत एक्टिवली अभी भी वर्किंग है। अब उनके साथ क्या है, वो मुझे ना फुल फ्रीडम है। आप कुछ भी, मैं कुछ भी करूँ, वो कभी भी घर में आदत ही नहीं है रोकने टोकने की। बस आप अपनी मर्यादाओं को ध्यान रखिए, आप अपने हिसाब से ऐसी चीज़ें करिए कि जो सही हो, ठीक है। वो भी आपके ऊपर है, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। पर वो कभी भी जो होता ना, एक पैम्परिंग, दुनिया भर की जिम्मेदारियाँ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो भी चीज़ें नहीं करती। और मेरी एक फ्रेंड है, उसकी जो मम्मी है, मतलब सास है, वो अभी प्रेग्नेंट है, तो वो बना बना के हलवा लाएंगी, ये लाएंगी, वो लाएंगी, दुनिया भर की चीज़ें उसको इतना पैम्पर करती हैं, ऐसे पैर नहीं रखो, वहाँ बैठो, ये करो वो करो। वो दिन भर उसके पीछे लगी रहती है, काम में लगी रहती है, वो खुद भी इतनी मेहनत करती है। तो जब एक इंसान इतने एफर्ट डालता है, अब उसमें क्या, वो जो लड़की है, मेरी फ्रेंड है, वो इतनी सारी चीज़ें करती है, तो वो इरिटेट होती है कि क्या है ये, मम्मी हमेशा पीछे पीछे ये सामान लेके, खाना लेके, कि ये खा लो, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो मतलब भूख भी नहीं है फिर भी लेके घूम रही। पर मम्मी का ये है कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, वो इस हिसाब से उसके पीछे पीछे घूम रही है। अब इसमें क्या है, वो उसके लिए काम कर रही हैं, ठीक है, तो वो उस पर रोक टोक भी लगाती है। जब आप कहीं कुछ देते हो तो उम्मीद करते हो कि बदले में कुछ मिले। तो अगर आप को आपको फ्रीडम चाहिए, या जो भी चीज़, जैसे मुझे पूरी फ्रीडम है, पर मैं वो मम्मी, हो सकता है उसके पीछे ये रीज़न है कि वो वर्किंग है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, तो मुझे वो रोकती टोकती नहीं है। पर उसके बदले में मैं उम्मीद करूं कि मेरे बच्चे अभी घर पे हैं, वो उनको रखें, उनके साथ खेलें, उन्हें पैम्पर करें, दुनिया भर की, मैं जाऊं तो मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के मिले, ये सारी चीज़ें। तो ये हर घर में अलग अलग होता है। अगर आपकी सास ससुर बहुत ज़्यादा रोक टोक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है वो उसके पहले आपको इतनी सारी चीज़ें, आपके काम इतने सारे इन्वॉल्व हैं आपकी दैनिक लाइफ में, जो आपका दैनिक दिनचर्या है उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं आपकी, उनको आपकी सारी चीज़ें पता है, तो वो इंटरफेयर करते हैं। तो इसको इस नज़रिए से जब हम देखेंगे तो हम हाँ, एक कि दूसरे को मतलब समझ कि पाएंगे। मान के चलिए अगर मुझ पे मेरी माँ चिल्लाए तो शायद मुझे बुरा नहीं लगेगा, बट अगर मेरी सास चिल्लाए तो मुझे बुरा लगेगा। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ, मतलब बहुत मज़ेदार इंसिडेंट है। मेरी जब बेटी हुई थी पहली बार, तो वो प्यार कर रही थी, दादी उसकी बेटी को प्यार कर रही थी, तो वो कुछ बात पे रोने लगी, तो वो दादी के पास गई, तो उसको खिलाते खिलाते मम्मी बोली, अरे मेरा बेटा, मम्मी ने मारा है क्या? ऐसे बोलते हैं पेरेंट्स, जब आप खिलाते, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा। तो मैंने दूर किचन में या कहीं रही होगी तो मैंने सुन लिया। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने कब मारा, मैं क्यों अपने बच्चों को मारूं। मैंने मम्मी को कुछ नहीं बोला, पर मैंने बाद में रात में हस्बैंड को बोला कि मम्मी ऐसे बोल रही थी, ये वो। अब वो बात गई। इसके बाद मैं अपने मायके गई, तो मेरी मासी उसको खिला रही थी, ठीक है, और उन्होंने सेम बात बोली, मैंने नोटिस भी नहीं की, मुझे इतना सा भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने सेम बोला, वो रोने लगी कि मम्मी ने मारा, कि ऐसा वैसा। फिर मैं उनके पास गई, मैंने उनको यही बात बोली कि मासी, जब मम्मी ने ऐसा बोला बेटी को उछालते हुए कि मम्मी ने मारा, इसलिए रो रहा मेरा बेटा, तो मुझे इतना बुरा लगा कि कैसे मम्मी ऐसे बोल सकती है, मैं क्यों अपने बच्चे को मारूंगी। और यही बात आप बोल रही हो, मेरी माँ बोल रही है, मासी बोल रही है, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो बिल्कुल ये एकदम प्रैक्टिकल और सच बात है। एक बेटी को उसकी माँ कपड़े पे टोके, पूजा पाठ ना करने पे टोके, हाँ, क्योंकि बाहर कई बार आने जैसे जाने पे मैंने टोके। आज ये जीन्स पहना है तो मेरी मम्मी भी कई बार बोल देंगे कि तुमने ये फटा जीन्स क्यों और पहना आप है। ना शादी के बाद यही चीज़ आपकी सास ने बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से बोली हो, तो आपको इतनी बुरी, मतलब दिल पे 100 सांप लौटने जैसा होगा। तो ये सच बात है।
शादियों में या घरों में प्रॉब्लम होने का कारण सबसे ज्यादा यही है कि समझ। आप एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो। आप उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करो, वो आपके नज़रिए को समझने की कोशिश करें। जैसे एक इंसान समझता है, सामने वाला नहीं समझता, तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों साइड से आप समझिए एक दूसरे की जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम। अच्छा, आजकल जो जैसे आप एक वर्किंग हो, आप मतलब आप वर्किंग हो और आप मतलब आपके काम के साथ आप कैसे अपना घर, क्योंकि आजकल ना आपने देखा होगा हमारी जो जनरेशन है सारी लड़कियां काम कर रही हैं, तो कैसे वो घर को मेंटेन करती, मतलब कैसे आप घर को मेंटेन कर रही हो कि 2 बच्चे भी हैं, सास मतलब ससुराल की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो कैसे वो हैंडल आप कर रहे हैं? देखो, आज सबके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, ठीक है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, जो एक बच्चा पढ़ रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं, और जो पूरे 24 घंटे गेम खेल रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं। इसी बात पे हम एक बार स्कूल के दोस्त लोग लड़कियां सारे मिलके वीडियो कॉल कर रहे थे। तो एक मेरी दोस्त ने बोला, मेघा तुम ये सब रील्स लिखने का काम कब करती हो, कब कैसे टाइम मिल जाता? मेरी भी बेटी है और मैं भी ऑफिस जब वो टीचर है, मैं भी जाती हूँ, मुझे तो सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम इंस्टाग्राम पे या किसी पे भी कितने टाइम रील स्क्रॉल करती हो? तो बोलती चलाती हूँ 30-40 मिनट जितने भी। तो मैंने उसको बोला, जिस 30-40 मिनट में तुम रील्स देखते हो, मैं उस 30-40 मिनट में रील्स बनाती हूँ, ठीक है। तो आपको आपकी प्रायोरिटीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। 24 घंटे मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा, मतलब ठीक है करती हूँ, बाकी कुछ लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा करती हूँ, पर फिर भी बहुत कुछ इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। जो लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं देश में, दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, वो भी तो, उनके पास भी तो सिर्फ 24 घंटे हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करिए कि क्या काम आपके लिए ज़रूरी है। वो तो है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जिसको जो अच्छा लगे वो करे। कि जैसे कई लोग होते हैं जिनको रील्स स्क्रॉल करने में ही बहुत मज़ा आता है, या हमारी मम्मी जो लोग, अगर मैं अपनी मम्मी को बोलूँ कि भाई तुम ये काम करो या वो काम करो, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी मम्मी को ना चुगली करने में ही मज़ा आता है। तो जिस इंसान को जो चीज़ अच्छी लगे, कि चुगली करके भी माइंड ना एकदम फ्रेश हो जाता है। लाइफ का सिंपल सा फंडा है कि आपको सुकून और सुख मिले। दुनिया भर की चीज़ें हो ही इसलिए रही हैं कि सेटिस्फेक्शन और लाइफ में सुकून होना चाहिए। एक मम्मी, मेरी मम्मी, आपकी किसी की मम्मी, वो मस्त अपने घर में खाना बना रही हैं, हस्बैंड को खाना दे रही हैं, बच्चों को और चुगली कर रही हैं, डांट रही हैं और चुगली कर रही हैं, लेकिन वो खुश हैं, उनके अंदर कोई असंतोष नहीं है, कोई भड़बड़ाहट, खालीपन। हाँ, क्योंकि आपने देखा है कि हमारी जो जनरेशन है, इतना डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी, ये सिर्फ हमारी जनरेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन हमारी, और आपने देखा होगा कि हमारी जो जनरेशन है 25 साल या 30 साल की उम्र में ही बोर हो जाती है अपनी लाइफ से, कि भाई अब तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अब जीने का ही मन नहीं है। लेकिन कभी आपने हमारी मम्मी या हमारे पापा, इन लोगों के मुंह से कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि भाई अब तो हम बोर हो गए हैं, अब तो हम मतलब जाने का। हाँ, तो वो उनका कहीं ना कहीं रीज़न वही था कि भाई वो ना अपने आप को फ्रेश रखते थे, कि उन्होंने शाम में मौसी को फ़ोन लगा लिया, मामा को फ़ोन लगा लिया, तो वो एक उनका अलग था कि वो उस टाइम पे खुश रहते थे और इतना कंपटीशन भी नहीं था। अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई, तो सोशल मीडिया ने इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाने में इतना बड़ा रोल प्ले किया है। आप देखो न्यूज़पेपर में आए दिन आर्टिकल्स आते हैं कि लोग बाग इंस्टाग्राम पे या सोशल लाइफ लोगों की देख के डिप्रेस हो रहे हैं। इस बात से डिप्रेस हो रहे हैं कि सामने वाले के पास इतनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी कब आएगी। मेरे साथ होता है मैं रोज रात में डिप्रेशन में चला जाता हूँ। नहीं तो उसके ये बहुत सारी हमारी लाइफ स्टाइल बदली है, हमारा खान पान बदला है। तो बहुत जगह रेस्टोरेंट में आप जाओगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आप जो खाते हो, जो भी भोजन ग्रहण करते हो, आपके अंदर के विचार या आपका व्यक्तित्व वैसे ही होता है। ये तो अपने ग्रंथों में भी लिखा है कि आपके भोजन से आपका व्यक्तित्व या आपकी जो कौन से भोजन से आपको लगता है कि व्यक्तित्व अच्छा रहता है? प्यार से बनाया हुआ खाना। वेरी गुड। हाँ, कि अगर नहीं, ये चीज़ है कि अगर आप खाने में जितना प्यार आपको मिला है, मतलब खाने में जितना प्यार आपको
जितने सोचिए, प्यार से खाना बनाया है, खाना कितने प्यार से बनाया और सामने आपके साथ में बैठ के कौन खा रहा है, ये मैटर किस करता है। प्यार किस भाव से खिला रहा है। दो हस्बैंड वाइफ दोनों दिन भर थके हारे घर आए और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ फैमिली डिनर कर रहे हैं। आप समझिए उस पल में सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। और जिसके बच्चे नहीं है तो वो लियो को और अडॉप्ट कर जिसकी सकते पत्नी हैं। ना हो वो भी। जिसकी पत्नी ना हो वो किसके साथ सब खाना लियो खाए? को अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर हम कुत्तों के साथ खाना खाएं। देखिए कुत्ते या फिर कोई भी जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सब हो, आपको सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए। जिसमें भी जीवन है वो सब एक ही होते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर उसी नजरिए से मैं मुर्गे को देखूंगा तो खाऊंगा कैसे? नहीं, आपको नहीं लगता कि हमारी जो जनरेशन है बहुत सपोर्टिव है लोगों के लिए, लेकिन हमसे जो पीछे वाली जो जनरेशन थी, आपको नहीं लगता ये जो जनरेशन थी कलेशी जनरेशन है थोड़ी सी कि पीछे वाली मतलब हमसे माँ बाप छोटी की, माँ बाप माँ की। बाप की। हाँ देख, हमारे माँ बाप नहीं, माँ बाप वाली जनरेशन नहीं, माँ बाप और हमारे बीच की जो जनरेशन है ऑलमोस्ट जो अभी 40 साल या 45 साल में जो अभी चल रहे हैं, तो ये जनरेशन आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कलेशी है कि भाई इनको तो कुत्ता मुँहते तो भी दिक्कत है, कुत्ता हक दे तो भी दिक्कत है? तो वो क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड में हुए हैं वो, इसलिए। नहीं, जैसा आपने बोला ना कि हमारी कुछ तो बोला था आपने, तो इसलिए मैंने पूछा कि हाँ कुत्ते पालो, तो हाँ, इस जनरेशन को तो सबसे ही दिक्कत है। ऐसा वो पता है, चीज़ों को ना कभी भी जनरलाइज करके नहीं ओपिनियन देना चाहिए। बहुत उस जनरेशन में भी हो सकता है आप जिन लोगों से मिले हो उनके साथ आपके ऐसे एक्सपीरियंस हो, बट सबके नेचर अलग अलग होते हैं। तो मैंने बहुत देखा है कि लोग ना पर्टिकुलर कास्ट को लेके बहुत जनरलाइज ओपिनियन देते हैं, लड़कियों को लेके देते हैं या पर्टिकुलर एज की लड़कियों को लेके देते हैं। तो ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत हो, पर फिर भी हमें जनरलाइज ओपिनियन देने से बचना चाहिए, क्योंकि वो उसकी सिचुएशन क्या है, वो क्या फील करता है या उस टाइम पे उसके साथ क्या हुआ, उसके हिसाब से लोगों का व्यक्तित्व और जो भी वो उनके विचारधाराएं हैं वो बनती है। आपको क्या लगता है, मतलब ये जो हमारी आज की जनरेशन है, ठीक है, मैं भी इसी जनरेशन से हूँ, तो आपको क्या लगता है कि शादी, जो आपकी शादी हो चुकी है, कि आज की जो जनरेशन है वो शादी नहीं करना चाहती, तो आपको क्या लगता है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आजकल जनरेशन का यही है कि मोस्टली लड़कियों का है कि हम शादी नहीं करना चाहते, तो आपको क्या लगता है? वैसे तो इसका जवाब ऐसे ही है कि वो आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर भी लाइफ में कभी तो ऐसा लगता होगा, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे तो बहुत बार लगता है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में होना चाहिए। अभी भी लगता है। मतलब होना चाहिए मीन्स हो, जब मैं घर जाती हूँ तो हैं वो, जैसे आप बहुत परेशान हो या कुछ ऐसी बुरी चीज़, अनहोनी चीज़ आपके जीवन में हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी या जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, तो हर इंसान को एक साथी की ज़रूरत होती है। और हमारा जो सामाजिक संरचना है उसमें वो साथी को हस्बैंड या जो भी आपका पार्टनर है उसकी शक्ल दी गई है। तो आप कह सकते हो, मेरी एक कविता की 4 लाइनें हैं कि सभी मन की तमाम बातों की गठरी बांध कर जहाँ रख सकूं वो जगह तुम हो। मतलब ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखा है कि मन की तमाम बातों की गठरी बांध कर जहाँ रख सकूं वो जगह तुम हो। तो आपके मन में अच्छा बुरा जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप किसी के साथ शेयर कर सको या किसी को बता सको, वो जगह होता है हस्बैंड या पार्टनर जो भी है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई और ऐसा इंसान है जो उस जगह को ले सकता है, जैसे अभी एक सोशल मीडिया पे खासकर बड़ा सवाल चल रहा है, जैसे ये खासकर जो मैंने पहले भी वो बोला, मुस्कान जैसे 3-4 केस से रिसेंटली लगातार हुए हैं, मतलब एक कॉन्टिन्यूस टाइम में हुए हैं। तो एक डिस्कशन एक तरफ से ये चल रहा है लड़कों की तरफ से कि पूरा मर्द जात खौफ में है, और वहीं और जो फीमेल का कंसेप्शन ये है, उनका कमेंट्स ये रहता है कि भाई हमारे साथ तो कई सालों से ये चीज़ें होती आ रही हैं, तो हम इसमें कैसे इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं?
देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि अब चीज़ें बहुत बेहतर हैं औरतों को लेके, या मर्द, मतलब औरतों या जो भी चीज़, जैसे कास्ट के ऊपर आप जाइए, एसटी एससी या और जो कास्ट हैं उनको लेकर भी जाइए, अब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पर एक ज़माने में बहुत बुरा हुआ है, महिलाओं के साथ भी बहुत बुरा हुआ है, और जो भी अदर पिछड़े हुए परेशान लोग हैं जिनके जिनके प्रोटेक्शन या राइट्स के बारे में हम बात करते हैं, जानवर हो गए, कोई भी हो गए, जैसे बहुत सारे पेट लवर्स जानवरों के बारे में बात करते हैं, तो चीज़ें बुरी थी पहले। हर तबके जिनके राइट्स के बारे में हम आज जानते हैं, उनके लिए समाज में या जो भी स्ट्रक्चर था हमारा, क्या बोलते हैं, संरचना थी, उसमें बुरी चीज़ें थी। अब चीज़ें सुधरी हैं, बहुत बेहतर हुई हैं। तो ये बात तो, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये भी उतनी ही सत्य है ये बात भी कि जो पहले गलत हुआ है उसके लिए हम आज, ऐसा नहीं कि हमारे साथ इतने सालों तक, 300-400 सालों तक या जितने भी सालों तक गलत हुआ है, उसके लिए हम तलवार निकाल के खड़े हों सारे मर्द जाति को, या जो भी कास्ट में सामान्य वर्ग के हैं जो भी, उनको हम रौंद देंगे, ऐसा, ये तो गलत चीज़ है। शादी का तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि यार शादी के लिए ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशराइज किया और आपने शादी कर ली, क्योंकि शादी के लिए आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जब वो चीज़ हो जाए कि नहीं मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, तो आप शादी करो। और मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर कोई आपको सही लग रहा है कि इसके साथ मुझे रहना है, इसके साथ मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, तब आप शादी करो, ना कि समाज के प्रेशर में आके, या फिर कि मैं अकेले कैसे रहूँगी, या मुझे एक पार्टनर तो चाहिए रहेगा जो मेरे सुख दुख में साथ दे। तो इन सब चीज़ों में आके तो शायद मैं किसी रिश्ते को ना निभा पाऊँ। तो मुझे यही लगता है कि हम शादी तब करें जब हमें किसी के लिए ऐसी फीलिंग हो कि मुझे इसके साथ रहना है। देखिए, बहुत बार हम जो चीज़ें आज सोचते हैं ना, आगे आने वाले 1-2 सालों बाद वही चीज़ें कंट्रोवर्शियल सोचने लगे, उससे अलग सोचने लगे। आप किसी राइटर को लगातार, जो राइटर जिसने लगातार लिखा है, उम्र के हर पड़ाव में लिखा है, उसको आप पढ़िए, उसके 60 साल में उसने जो लिखा है और उसने जो 20 साल में लिखा है, किसी एक राइटर को ऐसे पकड़िए तो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल चीज़ें मिलेंगी आपको, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल अलग मिलेगा। जो आप उसने 60 साल में लिखा है वो 20 साल से अलग हो। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि समाज के प्रेशर में या इन सब चीज़ों में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक आप ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझिए समाज को, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो बनाए इसलिए जाते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सके, हाँ, सिस्टमेटिक चीज़ों में से काम हो सके। शादी एक, जो शादी को बनाया गया है, या इतने सालों से शादी चली आ रही है, तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। हम बहुत एडवांस हो गए हैं, हम अपने राइट्स के बारे में हमें पता है, कानून है दुनिया भर के, भी चल रहा है बहुत। मैं वही कह रही हूँ कि कानून है दुनिया भर के, और हमारे साथ, आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज में जितनी भी जो हौच पौच मची है कि लोग काट के फ्रिज में रख रहे हैं, काट के ड्रम्स में रख रहे हैं, ये जो हौच पौच है ये सिर्फ शादी के लिए ही है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं तो है। प्यार है तो शादी करना, मुद्दा तो वही है ना? मुद्दा वही है, पर आप एक बात बताओ, नहीं, मेरा मानना ये है कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा पार्टनर चूज कर लो कि जिसने आपको फ्रिज में काट के रख दिया या ड्रम में टुकड़े करके रख दिए। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि आपको इस व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करना है। किसने आपको काट के फ्रिज में रखा है, ये आप कितना भी सोच समझ के भी अगर चुनेंगे तो भी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये आपको फ्रिज में काट के नहीं रखेगा। नहीं, ऐसा आपको, मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस इंसान से आपको प्यार है, अगर आपको सच, मतलब लोगों ने प्यार की परिभाषा चेंज कर दी है ना, लोगों ने दूसरी चीज़ों को प्यार बता दिया। अगर आपको किसी इंसान के साथ वो एक जो सच्चा प्यार है ना, आपको अच्छे ही इंसान से होगा। वो पारखी नजर आपके पास होनी चाहिए कि आप पता कर पाओ कि ये सच्चा प्यार है। 2-3 रिलेशनशिप में आना जरूरी है। क्योंकि हम किसी भी चीज को प्यार का नाम नहीं देते। मैं ऐसा मानती हूँ कि प्यार हमेशा आपको जब भी होगा, सच्चा प्यार आपको अच्छे इंसान से होगा। हवाएं चलेंगी, पत्ते उड़ने नहीं, एक अच्छे इंसान से ही होगा, अच्छे इंसान से ही होगा। जैसे
अब इसका तो मतलब कॉन्सेप्शन जो सवाल इससे उठता तो ये यही उठता है कि क्या हम किसी को एक बार में समझ सकते हैं या फिर समझने में हमें सालों भी लग सकते हैं। क्योंकि सवाल तो इसका यही हुआ कि किसी को समझने के लिए एक कितना टाइम लिमिट है जो हम या तो उसे कुछ दिनों में समझ जाए, या फिर आपको लगता है कि किसी को समझने के लिए पूरा ज़िंदगी भी काफ़ी नहीं पड़ता है। इन दोनों चीज़ों में नज़रिया, आपकी नज़र, कैसे पहचाने उसको? आप अगर किसी भी चीज़ आप शिद्दत से ढूंढना चाहते हो, सच में वाकई में एक अच्छे लाइफ पार्टनर को ढूंढना चाहते हो, या आप उस इंसान को खोज रहे हो जिससे आपको प्यार हो जाए, जिससे आपको प्रेम हो जाए, तो वो आपको मिल जाएगा। ये मैं यहाँ पे कट करना चाहूँगी कि खोजने से प्यार नहीं मिलता ना आपको। एक आप मतलब जो प्यार है ना वो बहुत स्पिरिचुअल चीज़ है, कि आपको जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं ना, आपने देखा होगा गौतम बुद्ध या कोई, जब भी ये लोग अपने स्पिरिचुअल जीवन से कनेक्ट हुए तो उनका कभी ऐसा नहीं रहा कि वो होना चाहते थे, वो चीज़ें ऐसी होती जाती हैं कि इंसान उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आप प्यार को ना सोच के नहीं कर सकते, या आप ढूंढ रहे हो कि भाई मुझे किसी से प्यार हो जाए। प्यार की बात नहीं कर रही, समझने की बात कर रही हूँ कि आप किसी इंसान को समझना अगर चाहते हो तभी आप उसे समझ पाओगे। जैसे आप हो, आप मुझे अपने बारे में कितना ही बता लो, या कितने दिन मैं आपके साथ रह लूँ, या आपकी लाइफ, आपका जो भी आप दिन भर करते हैं, आपकी जॉब, फैमिली, सब चीज़ें मैं तभी समझूंगी ना जब मैं समझना चाहती हूँ, मैं अंदर से समझना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हाँ, सचिन जी के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता करूँ, उनका स्वभाव या जो भी चीज़ें हैं, तो जब मैं चाहूँगी तभी समझ पाएंगे। आपका सवाल यही था, तो मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। अब कुछ रैपिड फायर रहेंगे जिसमें आपको 2 से 3 शब्दों में उसको समेट दीजिएगा। ठीक है। तो पहले ये है, एक शब्द में अपने बुक के बारे में बताइए कि आपके लिए वो बेरंग सा लड़का बुक जो है आपके लिए क्या मायने रखता है? मेरी पहचान। ठीक है। और आपको रात में लिखना ज़्यादा पसंद है या सुबह की ताजगी? देखिए, ताजगी में लिखना पसंद है, पर मुझे रात में ही वक्त मिलता है तो मैं रात में ही लिखती हूँ। ठीक है। कितने बजे रात में लिखती हैं? जब सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ। नहीं मतलब आप ये बताइए कि आपके पास पैसा है, आपके पास लाइट है, तो आप रात में लिखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब है जिसके पास लाइट ही नहीं है तो वो कब लिखेगा? उसको ढूंढना चाहिए पैसे वाला जिसके पास लाइट हो। नहीं ये तो फिर वही वाला प्यार हो गया। मैंने प्यार की बात ही नहीं की है। तो फिर तो पैसे और आपका लाइट की मानना है बात कि आप की है। पैसे वाले को ढूंढो। अरे भाई, आप वो घर ढूंढो, वो जगह ढूंढो जहाँ लाइब्रेरी हो सकती है। क्या बात कर रहे हो? पैसा गरीब है, झुग्गी वाला है, वो कैसे दिन में लिखेगा? हो सकता है आपकी लाइब्रेरी हो जहाँ आप बोलो, सुनो गरीब आ जाओ अंदर बैठ के मैं लिख लो यहाँ। अच्छा, मान के चलिए अगर आपको 24 घंटे के लिए कोई भी सुपर पावर मिलती है तो आप उससे क्या करोगे? 24 घंटे के लिए सुपर पावर हाँ, मिलती, मान पहले मैं ये सोचने की शक्ति विकसित करूंगी कि मुझे 24 घंटे में क्या क्या चीजें करनी है। 24 घंटे में तो आपने उसे बर्बाद कर लिया। पढ़ना ज़्यादा पसंद है या लिखना? ना मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद है, ना मुझे लिखना ज़्यादा पसंद है। मुझे पसंद है लोगों को ऑब्जर्व करना। जैसे मैं कहीं जाती हूँ, किसी कार्यक्रम में जाती हूँ या किसी ऐसी जगह ये जाती तो हूँ, ट्रेन या जो भी चीज़ें हैं, नहीं मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है, लिखने का भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। कोई अगर आपको 3 शब्दों में अपने आप को बयां करना हो तो वो कौन से 3 शब्द होंगे? माँ, अपने नाम की पहचान बनाने की कोशिश करती एक लड़की। ठीक है। ये तो ज्यादा शब्द हो गए ना। सब तो ज़्यादा हो गया। अब बताइए तीसरा बताइए। एक पत्नी। हाँ, एक पत्नी। तुम ज़्यादा ही फील कर पा रही हो। इंस्टाग्राम रील्स या क्लासिक बुक रीडिंग? नहीं, इंस्टाग्राम पे मैं रील्स में कुछ रीड करने जैसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। या मैंने ऐसा अगर नहीं कहा इंस्टाग्राम पे आप पढ़िए, आपको इंस्टाग्राम रील देखना ज़्यादा सही है। आपको 2 चीज़ें चुननी होंगी, अगर इंस्टाग्राम रील्स या कोई बुक को पढ़े। मैं आपको पहले इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि जिस टाइम में लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं मैं उस टाइम में रील्स बनाती हूँ, तो इंस्टाग्राम रील्स देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। देखिए आप मैं ना इस चीज को classical प्रमोट book- ना करें कि रील्स ना देखी जाएं, क्योंकि अगर कोई रील नहीं चीज़ हम देखेगा कर रहे हैं ना। तो आप जो बना रही हो उसे कौन देखेगा?
नहीं वो आपको addiction प्रमोट है। करना चाहिए। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपको दिन में 24 घंटे मिल रहे हैं, आप 12 घंटे रील ठीक देखो। है, अगर आपको दिन में हमारी 24 reels घंटे देखो। मिल रहे हैं तो आप 12 घंटे हमारी Reels रील्स देखिए, देखिए। कंटिन्यू स्क्रॉल कीजिए। आप रील्स देखना देखिए, सेहत मतलब के लिए आगे बहुत जो अच्छा है। जनरेशन है, आगे जो दुनिया है, वो रील्स पे ही चलने वाली है, तो आप देखिए। ठीक है। मान के चलिए कि अगर आपकी बुक किसी भी सेलिब्रिटी को एक सेलिब्रिटी को अगर दे कि आप इनको गिफ्ट कर सकती हैं, तो आप किसको गिफ्ट करेंगी? कंगना। कंगना रनौत। वाह। चलिए, एक सवाल ये है कि प्यार की परिभाषा जो है सोशल मीडिया ने बदली है या पहले जैसी है? बहुत बदली है। सोशल मीडिया ने नरक बना दिया है प्यार को। सोशल मीडिया ने प्रेम को, मैं बताऊं, किन 2 शब्दों में समेट दिया है? हाँ। पसंदीदा स्त्री और पसंदीदा पसंदीदा पुरुष। ओके। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि अगर मान के चलिए आपको एक दिन के लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, भाई तो ऐसा क्या बदलाव करेंगे मध्य प्रदेश में? इसका जवाब फनी देना है कि सीरियस देना है? ये आप बताएं। फनी, मध्य प्रदेश को मजाक बनाना चाहती हैं तो बना सकती, 24 घंटे हैं आपके पास। वो आपके कंटेंट के लिए बोल रही थी। नहीं, आप अपने हिसाब से ईमानदारी से बताइए, अगर आप सच में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाए मध्य प्रदेश की, तो आप क्या बदलाव इस करेंगे? बारे में जवाब दूंगी क्योंकि मैं चाहती भी हूँ कि बन जाऊँ। आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरे पास इसका जवाब भी आर्टिस्टिक अप्रोच में दूंगी। मैंने जितने लोगों से मिली हूँ मैं, या जितने लोगों को मैंने देखा है, मैंने वो अनुभव से सीखा है जो परेशान लोग हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। ठीक है। आप उनको इत्मीनान से सुन लो, उनकी बात को सुन लो, उनकी परेशानी को सुन लो, तो वो बहुत हद तक उस परेशानी से खुद को ऐसे रिलीफ महसूस तो आप करते हैं। मुख्यमंत्री बन के सुनेंगे? मेरी बात सुनिए, मैं उस मुद्दे पे आ रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री बन के ये कोशिश करूँगी कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं, सिर्फ समस्याएं नहीं, या जो चाहते हैं, जो भी बच्चे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, जो भी चीज़ें, उस तबके की बातों को जैसे वो पहुंचाना चाहते हैं शासन तक, वो बातों को उसी तरीके से सुना जाए। सब नायक मूवी के जैसे करेंगे उस फोन कि दूध से पहले अभिषेक। नहीं, दूध से पहले अभिषेक नहीं, तो वो आप लोगों की परेशानियों को एक पहले क्वेश्चन है जानिए। बीच में डाल देना, फनी है कि जैसे मैंने देखा कि ऐसा नहीं है कि जब से आपकी सास जो अध्यक्ष बनी है, जिला अध्यक्ष बनी है, तब से आपकी नज़दीकियाँ उनसे ज़्यादा बढ़ गई हैं। तब से आपकी उनके साथ सोशल मीडिया पे फोटोज ज़्यादा आने लगे, प्यार मोहब्बत ज़्यादा देखने में। नज़दीकियाँ बढ़ नहीं गई हैं, नज़दीकियाँ बहुत कम हो गई हैं। आप पहले मैं दोनों टाइम उनको फ़ोन लगा के बात करती थी, अब हमारी 2-2 3-3 दिन में बात हो पाती है, क्योंकि वो इतनी व्यस्त होती हैं कि कभी फ़ोन नहीं उठाएंगी, फ़ोन उठा भी लेंगी तो बेटा मैं थोड़ी देर से बात कर रही इसका हूँ। मतलब एक चीज़ और हुआ कि अगर आदमी को जिसको भी रियल लाइफ में वो प्यार नहीं मिल पा रहा है या वो लोग नहीं मिल पा रहे, तब जाकर लोग सोशल मीडिया पर आके प्यार ढूंढने लगते हैं। नहीं, वो तो या फिर दिखाने लगते हैं। रौब जमाने के लिए है। अच्छा। ताकि ऑफिस वाले तंग ना करें। इसलिए इसलिए तो थैंक यू सो मच मेघा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए। और ये जो भी हमारी वीडियोस अपलोड होंगी, आप लोग जो भी कमेंट्स करके जो भी मेघा जी से पूछना चाहते हैं या हमसे जो भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स करें। और जो भी चीज़ें हैं आप इनसे डायरेक्ट भी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हम सब की आईडीज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच मेघा जी, और मिलते रहेंगे आपसे हम, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें करके। थैंक यू सो मच।